क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर महज एक वाक्य लिखा गया है, सिंगल सेंटेंस। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत और भारतीय होने का समूचा अस्तित्व इसी पर टिका है। यूं कहे, पूरी दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र की नींव इसी सिंगल सेंटेंस पर टिकी है। जी हाँ, देश को संचालित करने वाला यही महत्वपूर्ण वाक्य हमारे संविधान की आत्मा है, उद्देशिका है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर की अभिव्यक्ति है। क्लैट, एआईबी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संविधान की प्रस्तावना के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज प्री और मेंस एग्जाम में भी इससे जुड़े सवाल मिलते रहे हैं। आखिर क्या है यह वाक्य और कौन से हैं वे सवाल जो आपकी तैयारी के लिहाज से जरूरी हैं और जरूरी हैं हर भारतीय के लिए जो इस देश का नागरिक है, निर्माता है। आइए सिविटास के साथ जानते और समझते हैं। सिविटास में आपका स्वागत है। सिविटास बोले तो सिटीजन्स यूनाइटेड बाय लॉज, या यूं कहें नागरिकों का समुदाय। अपना देश भी तो एक समुदाय है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक समुदाय। भारत का आम जन अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को भली भांति समझ सके, जागरूक बन सके, बस यही तो सिविटास है। इस प्लेटफॉर्म पर हम भारतीय संविधान को सरल भाषा में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मकसद सिर्फ इतना है, हमारे न्यायाधीशों, वकील साथियों, लॉ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के साथ साथ देश का साधारण जन भी जान सके कि उनकी ओर से उनके लिए क्या लिखा गया है देश के संविधान में। यह विडंबना ही है कि देश की आधी से अधिक आबादी जानती ही नहीं संविधान क्या है। तो आइए सिविटास के साथ मिलकर संविधान को समझना और जानना शुरू करते हैं। नमस्कार, सिविटास में एक बार फिर आपका स्वागत है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सीरीज में आज हम संविधान की किताब का पहला पन्ना पलटेंगे और जानेंगे संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, वही उद्देशिका जो शुरू होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी इस देश का असली मालिक कोई राजा रानी, बादशाह या सुल्तान नहीं, बल्कि हम सब नागरिक है। उद्देशिका हमें सिर्फ अधिकार नहीं देती, हमें याद दिलाती है कि यह देश न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 4 स्तंभों पर खड़ा है। सोचिए, न्याय जहाँ हर व्यक्ति बराबर है, स्वतंत्रता जहाँ हर किसी को सोचने, बोलने और जीने का हक है, समानता जहाँ कानून की दृष्टि में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं, और बंधुत्व जो हमें एक परिवार के रूप में जोड़ता है। सच पूछिए तो उद्देशिका सिर्फ शब्द या एक वाक्य मात्र नहीं है, यह भारत का दिल है। और जब भी हम इसे पढ़ते हैं तो मानो अपने देश से एक वादा करते हैं, खुद को एक वचन में बांधते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सिर्फ संविधान की शुरुआत नहीं, एक घोषणा है कि भारत हमसे है और हम भारत से हैं। आपको हैरानी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो प्रियम्बल को, उद्देशिका को इस संविधान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक दशक बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय पलटा और कहा, उद्देशिका भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक उसी तरह जैसे अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं, इतना ही नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल भी इसी प्रियम्बल से जुड़ा हुआ है। आइए हम संविधान के प्रथम पृष्ठ पर लिखे इस ब्रह्म वाक्य को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर बारीकी से, ठीक ढंग से समझते हैं। मैं आपके लिए यह उद्देशिका पढ़ता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। विधिक दृष्टि से इस वाक्य का एक एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशिष्टता लिए हुए है, यूं कहिए हमारे लोकतंत्र का आधार है। आइए इसका क्रमबद्ध ढंग से विश्लेषण शुरू करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई के दौरान एनसीईआरटी की पुस्तकों से आप भी गुजरे होंगे। एनसीईआरटी और राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। इन पुस्तकों की अपनी प्रामाणिकता होती है, अपना अलग आकर्षण होता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी का आधार यही पुस्तकें मानी जाती है। मुझे इन पुस्तकों की खूबसूरती इस नज़रिए से भी दिखती है कि इनके प्रारंभ में हमारे संविधान की उद्देशिका और नागरिकों के कर्तव्य लिखे रहते हैं। बचपन से ही विद्यार्थी को यदि संविधान का अमुख पृष्ठ देखने को मिले, इससे बेहतर भला और क्या। आगे बढ़ते हैं। याद कीजिए 13 दिसंबर 1946 का दिन, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था। आखिर हम संविधान को किन उद्देश्यों के लिए बना रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात थी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की बैठक में इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। इसी प्रस्ताव के चलते संविधान में उद्देशिका जोड़ी गई थी, यानी प्रियम्बल, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसमें संविधान का आधारभूत ढांचा वर्णित है। वही आधारभूत ढांचा जिससे छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी भी सत्ता, संसद और न्यायपालिका को नहीं है। गौरतलब बात यह है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उद्देशिका को सबसे अंत में जोड़ा गया था, लेकिन जब प्रारूप बनकर तैयार हुआ तो इसे संविधान के पहले पृष्ठ पर सुशोभित होने का गौरव प्राप्त हुआ। आइए कुछ बातें उद्देशिका से जुड़े संवैधानिक इतिहास की कर लेते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं संविधान सभा की 17 अक्टूबर 1949 को हुई बैठक में प्रियम्बल पर बहस हुई थी। तथ्य यह भी बताते हैं उस बहस में इन द नेम ऑफ गॉड और गांधी जी का नाम भी उद्देशिका में जोड़ने की बात चली थी। एक सदस्य ने भारत का नाम यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक रखने की बात कही थी। दूसरे सदस्य ने उद्देशिका के प्रारंभ में इन द नेम ऑफ गॉड जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चर्चा के उपरांत उसे बहुमत से नकार दिया गया था। यह भी जान लीजिए, ईश्वर का नाम जोड़े जाने वाले इस प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई थी। प्रस्ताव के पक्ष में मत पड़े थे 41, लेकिन 68 सदस्यों के बहुमत ने इसे खारिज कर दिया था। इसी तरह एक प्रस्ताव प्रियम्बल में गांधी जी का नाम जोड़ने का आया था, लेकिन उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। हमें याद होना चाहिए, जब संविधान सभा में यह बहस हो रही थी तब तक गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। जी हाँ, 30 मार्च 1948 के दिन। अंततः लंबी बहस के बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत की गई उद्देशिका को ही सहमति दी गई और उसे संविधान के आरंभ में जोड़ा गया। आइए अब इस उद्देशिका को 4 भागों में बांटकर समझते हैं। पहला, हमारे देश की सत्ता का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर? संविधान की उद्देशिका हमें बताती है संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। यूं कहा जा सकता है भारत के लोगों ने आपस में मिलकर कुछ खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संविधान का निर्माण किया है। दूसरा, हमारे देश का स्वरूप कैसा है? उद्देशिका में बड़ा स्पष्ट लिखा गया है, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह संप्रभुता का अर्थ है भारत अपने निर्णय लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है, किसी बाहरी सत्ता का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। वैसे संप्रभुता यानी सोवर्निटी राजनीति विज्ञान का एक शब्द है जो पूर्णतया स्वतंत्र देश के अस्तित्व को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि हम संप्रभुता की डिटेल में जाएंगे तो यह विषयांतर हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका में समाजवाद की अवधारणा यह बताती है हमारे देश में पूंजीवाद और साम्यवाद से इतर मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, जहां समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान अवसरों की उपलब्धता है। पंथ निरपेक्ष शब्द यानी सेकुलर का विधिक अर्थ है
भारतीय गणराज्य ने अपने आप को किसी धर्म विशेष से आबद्ध नहीं किया है, बल्कि संविधान की दृष्टि में यह सभी धर्मों की समानता है। यह शब्द संविधान के भाग 3 में व्यक्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को और मजबूती प्रदान करता है। लोकतांत्रिक शब्द जनता के शासन से ओतप्रोत है। लिंकन ने कहा था, जनता द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है। क्या अर्थ हुआ? भारतीय कार्यपालिका का मुखिया कोई राजा या बादशाह नहीं होगा, बल्कि जनता के बीच से चुना गया व्यक्ति होगा, और यह व्यक्ति भी संविधान से बंधा होगा। कार्यपालिका का मुखिया, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, उसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही किया जाता है। उद्देशिका का तीसरा भाग हमें बताता है हमारे संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, यह क्यों बनाया गया है। इसी भाग से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर निकलता है। उद्देशिका के मुताबिक इसका उद्देश्य नागरिकों को वैचारिक अभिव्यक्ति के साथ धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाना है, और देश में बंधुत्व यानी भाईचारे को बढ़ाना है। यह भाग देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने की बात करता है। उद्देशिका वाक्य में व्यक्त चौथा और अंतिम भाग महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। यूं कहिए, संविधान सभा ने इसी दिन संविधान के प्रारूप को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। जहां तक दिन की बात है तो उद्देशिका पर विक्रम संवत 2006 की तिथि भी अंकित है, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। अब बात करते हैं संविधान को आत्मार्पित करने का विधिक अर्थ क्या है। पहले तो इस सेंटेंस का भाषाई सौंदर्य दोबारा देखिए। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स। सोचने की बात है, ये बात कह कौन रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका विधिक मतलब ये हुआ, हम सब ने, जी हां, आपने, मैंने और प्रत्येक भारतीय ने इस संविधान पर न सिर्फ अपनी सम्मति दी है, अपने हस्ताक्षर किए है, बल्कि स्वयं को उसकी पालना के लिए आबद्ध भी तो किया है। यही विधि का शासन है, जहां हर व्यक्ति कानून से बंधा है, फिर चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई आम जन। आगे बढ़ते हैं, उद्देशिका के संबंध में नए सवाल लेते हैं। उद्देशिका प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं? क्योंकि उद्देशिका न तो संविधान के किसी भाग में है, न ही किसी अनुच्छेद अथवा अनुसूची में। यह तो बस संविधान के शुरू में लिख दी गई है, तो फिर इसे संविधान का हिस्सा माने या नहीं, यह प्रश्न लंबे समय तक विवादित रहा है। 1960 में बेरूबारी यूनियन के प्रसिद्ध मामले को निर्णित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, बस एक मार्गदर्शक की भूमिका में है। बेरूबारी का यह मामला हम प्रसिद्ध न्याय निर्णयों की श्रृंखला में विस्तार से जानेंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं। हाल फिलहाल इतना जान लीजिए, यह मामला भारत और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की सीमा निर्धारण पर उपजे विवाद से संबंधित था। विवादित क्षेत्र का नाम था बेरूबारी, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र है। इसे सुलझाने के लिए 1958 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच बराबर सहमति बनी थी बेरूबारी क्षेत्र को बांटने की। उसी समझौते को लागू करवाने में कुछ संवैधानिक प्रश्न उठे थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में कहा था, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। यह संविधान निर्माताओं के इरादों को समझने की कुंजी है। यह संविधान की व्याख्या में गाइड का रोल प्ले करती है। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष कई मामले आए, लेकिन केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए बेरूबारी यूनियन मामले के फैसले को पलट दिया। बेंच के विद्वान न्यायाधीशों ने माना,
प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। 1973 के इस महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यानी प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। न्यायालय ने यह भी कहा, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की पालना करते हुए प्रियम्बल में भी संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद आए अनेक मामलों में इस सिद्धांत को न्याय निर्णय का आधार माना गया। मसलन 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के बाद में न्यायालय ने भारत की प्रस्तावना का उपयोग बुनियादी संरचना के हिस्से के रूप में लोकतंत्र मूल्यों को उजागर करने के लिए किया। इसी प्रकार 1994 के प्रसिद्ध SR बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, भारत की प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषताओं को दर्शाती है। इसने धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और लोकतंत्र को परिभाषित करने में मदद की है। 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर प्रस्तावना के महत्व की पुष्टि की। न्यायालय ने कहा, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसका उपयोग इसके उद्देश्यों को समझने के लिए किया जा सकता है। इतना और याद रखिए, केशवानंद भारती के मामले में दिए गए फैसले से ही उद्देशिका में संशोधन संभव हो पाया था। याद तो यह भी रखिए कि उद्देशिका में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। पते की बात यह भी है, 1976 में, जी हाँ, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संशोधन के जरिए हमारे प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन इंग्लिश, सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो इस प्रकार आज के एपिसोड में हमने संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल के बारे में विस्तार से जान लिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा। सिविटास को मिल रहे प्यार के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। वी द पीपल ऑफ इंडिया सीरीज की अगली कड़ी में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं सिविटास के साथ, जहां हम सीखते हैं अपने अधिकार और जानते हैं अपना संविधान। हमारे साथ बने रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।